अध्याय 20 मार्जिन ऑफ सेफ्टी, निवेश की केंद्रीय अवधारणा। पुराने उपाख्यानों में समझदार व्यक्तियों ने नश्वर स्थितियों के इतिहास को इस तरह एक वाक्य में केंद्रीभूत किया है, और ये भी बीत जाएगा। इसी तरह ठोस निवेश के रहस्य को 3 शब्दों में गढ़ने की ऐसी ही चुनौती का हमने सामना किया और ये नीति वाक्य निर्मित किया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये धागा निवेश नीतियों पर पिछली सभी चर्चाओं से गुजरा, जो कभी कभार कम प्रत्यक्ष होते हुए भी अक्सर स्पष्ट होता है। चलिए अब हम संक्षेप में इस विचार से संबंधित तर्क को तलाशने का प्रयास करते हैं। सभी अनुभवी निवेशक जानते हैं कि मजबूत बॉन्ड्स और प्रेफर्ड स्टॉक्स के चयन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी की अवधारणा अनिवार्य है। उदाहरण के लिए रेल रोड को अपना कुल फिक्स चार्ज वर्षों की अवधि लेते हुए 5 गुना से बेहतर आयकर से पहले अर्जित करना चाहिए था, ताकि उसके बॉन्ड्स निवेश श्रेणी के इशू के रूप में अर्हता प्राप्त कर सकें। आवश्यकताओं से अधिक ब्याज अर्जित करने की ये पिछली क्षमता मार्जिन ऑफ सेफ्टी का गठन करती है, जिसे शुद्ध आय में भविष्य की कुछ गिरावट की स्थिति में नुकसान या असुविधा के खिलाफ निवेशक की सुरक्षा के तौर पर गिना जाता है। चार्जेस के ऊपर का मार्जिन अन्य तरीकों से भी बताया जा सकता है। उदाहरण के लिए उस प्रतिशत में जिससे ब्याज के गायब होने के बाद शेष राशि से पहले राजस्व या लाभ में गिरावट हो सकती है, लेकिन अंतर्निहित विचार वही रहता है। बॉन्ड निवेशक भावी औसत आय से वैसी ही उम्मीद नहीं लगा सकता जैसी अतीत में रही होगी। यदि उसे पूरा विश्वास हो तो मार्जिन की मांग कम रह सकती है, न ही वो अपने फैसले पर किसी भी नियंत्रित हद तक भरोसा करता है कि भविष्य की आय अतीत की तुलना में बेहतर होगी या खराब। अगर उसने ऐसा किया तो उसे अपने मार्जिन को सावधानी पूर्वक अनुमानित आय के खाते के रूप में मापना होगा, इसके बजाय कि वो पिछले रिकॉर्ड में दिखाए गए मार्जिन पर जोर दे। यहाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कार्य सार रूप से भविष्य के सटीक अनुमान का अनावश्यक प्रतिपादन है। यदि मार्जिन बहुत बड़ा हो तो ये मान लेने के लिए काफी है कि भविष्य में आय अतीत से ज्यादा नहीं गिरेगी, जिससे निवेशक खुद को समय के उलटफेर के खिलाफ पर्याप्त रूप से सुरक्षित महसूस कर सकता है। बॉन्ड्स के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी की कुल गणना कर्ज की राशि के साथ उद्यम के कुल मूल्य की तुलना करके वैकल्पिक रूप से की जा सकती है। ऐसी ही गणना प्रेफर्ड स्टॉक इश्यू के लिए भी की जा सकती है। यदि कारोबार पर $10 मिलियन बकाया हो और इसकी कीमत स्पष्ट रूप से $30 मिलियन हो, तब इसके लिए मूल्य में 2/3 तक सिकुड़ने की गुंजाइश है, कम से कम सैद्धांतिक रूप से, इससे पहले कि बॉन्ड धारकों को नुकसान हो। कर्ज से अधिक की इस अतिरिक्त मूल्य राशि या कुशन को जूनियर स्टॉक इशू में तय अवधि वर्षों के औसत बाजार भाव का उपयोग करके अनुमानित रूप से निकाला जा सकता है। चूंकि स्टॉक की औसत कीमतें आमतौर पर कमाई की औसत शक्ति से संबंधित होती हैं, इसलिए कर्ज पर उद्यम मूल्य का मार्जिन और चार्जेस पर कमाई का मार्जिन ज्यादातर मामलों में समान परिणाम देगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी की अवधारणा को काफी हद तक फिक्स्ड वैल्यू इन्वेस्टमेंट पर लागू किया जा सकता है। क्या इसे साधारण शेयर के क्षेत्र में ले जाया जा सकता है? हाँ, लेकिन कुछ आवश्यक बदलावों के बाद। कुछ ऐसी भी मिसाल होती है जिनमें साधारण शेयर को मजबूत माना जा सकता है, क्योंकि इसमें उतनी ही अधिक मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती है जितनी किसी अच्छे बॉन्ड में होती है। उदाहरण के लिए ये तब होता है जब किसी कंपनी के पास आउटस्टैंडिंग में केवल वही साधारण शेयर हों जो मंदी की अवस्था के कारण बॉन्ड्स की राशि से कम पर बिक रहे हों, जिन्हें सुरक्षित रूप से इसी संपत्ति और आय क्षमता के अनुसार जारी किया जा सकता हो। ये स्थिति 1932-33 में कम भाव स्तर पर मजबूत वित्तीय औद्योगिक कंपनियों की थी। ऐसी घटनाओं में निवेशक बॉन्ड के साथ जुड़ी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ ही बड़ी आय पाने और साधारण शेयर में निहित मूलधन वृद्धि की सभी संभावनाएं भी प्राप्त कर सकता है। उसके पास केवल एक चीज नहीं होगी, डिविडेंड या अन्य भुगतान के लिए जोर देने की उपयुक्त क्षमता, लेकिन यदि फायदों से तुलना करें तो ये बहुत कम नुकसान है। ऐसी परिस्थितियों में खरीदे गए साधारण शेयर एक आदर्श सुरक्षा और लाभ के अवसर का संयोजन प्रदान करेंगे। यद्यपि ऐसा अनियमित रूप से हो सकता है। इस स्थिति के हाल ही के उदाहरण के तौर पर हम एक बार फिर नेशनल प्रेस्टो इंडस्ट्री के स्टॉक की चर्चा करेंगे, जो 1972 में $43 मिलियन की कुल एंटरप्राइज वैल्यू पर बिका था। अपनी $16 मिलियन की टैक्स पूर्व वर्तमान आय के साथ कंपनी इस राशि के बॉन्ड्स का आसानी से समर्थन कर सकती थी। सामान्य साधारण शेयरों में जिन्हें सामान्य परिस्थितियों में निवेश के लिए खरीदा गया हो,
मार्जिन ऑफ सेफ्टी अनुमानित आय क्षमता में निहित होती है, जो बॉन्ड्स के चालू भाव से काफी ऊपर होती है। पिछले संस्करणों में हमने इस बिंदु को निम्न आंकड़ों में स्पष्ट किया था। कल्पना कीजिए, एक विशिष्ट मामलों में आय क्षमता भाव की 9% है और बॉन्ड रेट 4% है। तब स्टॉक खरीदार का 5% का औसत वार्षिक मार्जिन उसके अनुकूल होगा। उसे कुछ अतिरिक्त भुगतान डिविडेंड दर के रूप में मिलेगा, हालांकि ये खर्च भी उसी ने किया होगा। ये उसके लिए कुल निवेश परिणामों में शामिल होगा। अवितरित शेष राशि उसके खाते के कारोबार में पुनः निवेशित कर दी जाएगी। बहुत से मामलों में ऐसी पुनः निवेशित आय उसकी आय क्षमता और स्टॉक के मूल्य को समानुपातिक बढ़ावा देने में विफल रहती है। यही कारण है कि बाजार को ये अड़ियल आदत होती है कि वो कारोबार में अपनी हिस्सेदारी की जगह डिविडेंड से वितरित आय के मूल्य के प्रति ज्यादा उदार होता है। लेकिन जब इस तस्वीर को पूर्ण रूप में देखा जाए तो इनमें तार्किक रूप से पुनः निवेशित आय द्वारा कॉर्पोरेट सरप्लस की ग्रोथ और कॉर्पोरेट मूल्यों में ग्रोथ के बीच निकट संबंध है। 10 वर्ष की अवधि में बॉन्ड के ब्याज पर स्टॉक आय क्षमता का विशिष्ट अतिरिक्त भाव भुगतान का औसतन 50% होगा। ये आंकड़ा बिल्कुल वास्तविक मार्जिन ऑफ सेफ्टी दर्शाने के लिए काफी है, जो अनुकूल परिस्थितियों में नुकसान को कम करता है या उससे बचाव करता है। यदि ऐसा मार्जिन सभी 20 या अधिक शेयरों वाली विविधीकृत सूची में मौजूद हो तो अत्यधिक सामान्य स्थितियों में अनुकूल परिणामों की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। यही कारण है कि प्रतिनिधि साधारण शेयरों में निवेश नीति के लिए उच्च गुणवत्ता बोध और सफलतापूर्वक काम करने की अंतर्दृष्टि की आवश्यकता नहीं होती। यदि वर्षों के औसत बाजार स्तर पर खरीदारी की जाती है तो किए गए भुगतान के साथ उचित मार्जिन ऑफ सेफ्टी का आश्वासन भी मिलता है। निवेशक के लिए जोखिम बाजार के उच्च स्तर पर की खरीद में या गैर प्रतिनिधि साधारण शेयरों को खरीदने में होता है, जिसमें आय क्षमता के कम होने का औसत से ज्यादा जोखिम निहित रहता है। जैसा कि हमने देखा, 1972 के हालात के तहत साधारण शेयर निवेश की संपूर्ण समस्या इस तथ्य में मौजूद है कि विशिष्ट मामलों में आय क्षमता अब किए गए भुगतान से 9% से काफी कम होती है। चलिए मान लेते हैं कि बड़ी कंपनियों में कम गुणक इशू पर ध्यान केंद्रित करने से रक्षात्मक निवेशक अब इक्विटी को उनकी हाल की आय से 12 गुना पर अधिग्रहित करता है। लागत पर 8.33% की आय रिटर्न के साथ वो 4% की डिविडेंड यील्ड लेकर अपनी लागत का 4.33% अपने खाते से कारोबार में पुनः निवेशित कर सकता है। इस आधार पर 10 वर्ष में बॉन्ड ब्याज पर मिली अतिरिक्त स्टॉक आय क्षमता इतनी कम होगी कि उसे पर्याप्त मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं कहा जा सकता। इस कारण हमें लगता है कि अब मजबूत साधारण शेयरों की विविधीकृत सूची में भी वास्तविक जोखिम होगा। ये जोखिम सूची की लाभ संभावनाओं से पूरी तरह समायोजित हो सकता है और निश्चित ही निवेशक के पास इसे झेलने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाता। अन्यथा वो और भी बड़े जोखिम में होगा कि उसके पास फिक्स दावे होंगे जिनका भुगतान तेजी से घटते डॉलर में होगा। फिर भी निवेशक को इसे जितना हो सके उतने दार्शनिक अंदाज में समझना और स्वीकारना होगा कि पुराना पैकेज, जिसमें छोटे बुनियादी जोखिम के साथ ही अच्छी लाभ संभावनाएं होती थीं, अब उसके लिए मौजूद नहीं है। फिर भी वास्तव में अच्छी गुणवत्ता वाले शेयरों में उच्च भाव भुगतान का जोखिम प्रतिभूतियों के औसत खरीदार की सबसे बड़ी परेशानी नहीं होता। कई वर्षों के अवलोकन ने हमें सिखाया कि निवेशक को सबसे बड़ा नुकसान अनुकूल कारोबारी परिस्थितियों के वक्त कम गुणवत्ता वाली प्रतिभूतियां खरीदने से होता है। खरीदार तत्कालीन अच्छी आय को आय क्षमता के बराबर करके देखता है और मानता है कि समृद्धि सुरक्षा का पर्याय है। इन वर्षों में बॉन्ड्स और निम्न ग्रेड के प्रेफर्ड स्टॉक्स जनता को लगभग सम मूल्य भाव पर बेचे जा सकते हैं, क्योंकि उनमें थोड़ा अधिक इनकम रिटर्न या श्रम पूर्वक आकर्षक परिवर्तन सुविधा होती है। इसी दौरान 2 या 3 साल की उत्कृष्ट ग्रोथ के बल पर निस्तेज कंपनियों के साधारण शेयरों को भी फ्लोट कर दिया जाता है, जिनकी कीमत मूर्त निवेश से बहुत ज्यादा होती है। इन प्रतिभूतियों में किसी भी स्वीकार्य मायनों में उचित मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं होती। ब्याज चार्ज और प्रेफर्ड डिविडेंड का कवरेज बीते अनेक वर्षों के दौरान जांचा जाना चाहिए, जिसमें 1970-71 की असामान्य कारोबारी अवधि को भी प्राथमिकता के साथ देखने की जरूरत होगी। यही बात साधारण शेयर आय के लिए भी सामान्य रूप से सत्य होगी, अगर वे आय क्षमता के संकेतक के योग्य हों। इसके अनुसार अधिकांश अनुकूल वातावरण निवेश जिन्हें अनुकूल वातावरण भाव पर लिया गया हो,
उनका भाग्य यही है कि क्षैतिज बादलों के आने पर और अक्सर इससे भी पहले वे भाव गिरने की चिंतापूर्ण पीड़ा सहते हैं। निवेशक इसके संभावित सुधार जो कुछ मामलों में होता है उसको लेकर भी आश्वस्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास ऐसा वास्तविक सुरक्षा मार्जिन कभी नहीं था जो उसे बुरे वक्त में निकाल ले जाए। ग्रोथ स्टॉक्स में निवेश का दर्शन कुछ अंश में इसके समान है तो कुछ अंश में मार्जिन ऑफ सेफ्टी सिद्धांत का उल्लंघन करता है। ग्रोथ स्टॉक खरीदार अनुमानित आय क्षमता पर निर्भर होता है जो पीछे दिखाए औसत से ज्यादा हो, इसलिए उसे अपनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी की गणना में पिछले रिकॉर्ड के लिए इन अपेक्षित आय को प्रतिस्थापित करने के लिए कहा जा सकता है। निवेश सिद्धांत में ऐसा कोई कारण नहीं है कि सावधानी के साथ अनुमान लगाई गई भावी आय अतीत के स्पष्ट रिकॉर्ड से कम विश्वसनीय गाइड क्यों होगी, बल्कि प्रतिभूति विश्लेषक भविष्य के सक्षम मूल्यांकन को ज्यादा से ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। इसलिए ग्रोथ स्टॉक पद्धति से वैसी ही विश्वसनीय मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती है जैसी आम निवेश में मिलती है, बशर्ते भविष्य की गणना परंपरागत ढंग से की गई हो और बशर्ते ये चुकाए भाव के संबंध में संतोषजनक मार्जिन दर्शाती हो। ग्रोथ स्टॉक कार्यक्रम में जोखिम यहीं पर निहित होता है। ऐसे पसंदीदा इशू के प्रति बाजार में तय भाव का रुख ऐसा रहता है जो भविष्य की आय के परंपरागत अनुमानों से समुचित सुरक्षित नहीं होता। ये विवेकपूर्ण निवेश का एक बुनियादी रिकॉर्ड है कि जब सभी अनुमान पिछले रिकॉर्ड से भिन्न हो तब त्रुटि न्यूनोक्ति की ओर कम से कम होनी चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमेशा ही चुकाए गए भाव पर निर्भर होती है। एक भाव पर यह अधिक हो सकती है तो उससे उच्च भाव पर छोटी और उससे थोड़ा अधिक भाव पर अस्तित्वहीन हो सकती है। यदि जैसा हमारा सुझाव है कि अधिकांश ग्रोथ स्टॉक्स का औसत बाजार इतना अधिक है कि वो खरीदार को उचित मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रदान नहीं कर सकता, तब इस क्षेत्र में विविधीकृत खरीदारी की सरल तकनीक संतोषजनक रूप से कार्य नहीं कर सकेगी। इसके लिए विशिष्ट डिग्री की दूरदृष्टि और विवेक की आवश्यकता होती है, जिससे ये समझदारी भरा व्यक्तिगत चुनाव उस इशू के समस्त परंपरागत बाजार स्तर की निहित बाधाओं से पार पा सके। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का विचार तब और ज्यादा स्पष्ट होता है जब हम इसे अंडर वैल्यू या बार्गेन सिक्योरिटीज के क्षेत्र में लागू करते हैं। यहाँ हमारे पास ये परिभाषा है कि ये एक तरफ भाव और दूसरी तरफ निर्दिष्ट या मूल्यांकित मूल्य के बीच का अनुकूल अंतर है। ये अंतर ही सुरक्षा मार्जिन है। ये गणना गलतियों या औसत से ज्यादा बुरे भाग्य को सहने के लिए उपलब्ध होती है। बार्गेन इशू के खरीदारों का विशेष जोर प्रतिकूल स्थितियों का सामना करने की निवेश क्षमता पर रहता है, क्योंकि ऐसे अनेक मामलों में उसमें कंपनी की संभावनाओं को लेकर कोई विशेष उत्साह नहीं होता। सच है, यदि संभावनाएं वास्तव में बुरी हों तो निवेशक उस प्रतिभूति को लेने से बचना चाहेगा, फिर भले ही उसका भाव कितना भी कम क्यों ना हो। लेकिन अंडर वैल्यू इशू के क्षेत्र में बहुत सी चिंताएं होती हैं, शायद सबसे ज्यादा जिनके लिए भविष्य ना तो ज्यादा संभावनाशील लगता है और ना ही ज्यादा गैर संभावनाशील। यदि इन्हें बार्गेन आधार पर खरीदा जाए तो आय क्षमता में मामूली गिरावट भी निवेश को संतोषजनक परिणाम दर्शाने से नहीं रोक सकती। तब मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपने विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करती है। विविधीकरण का सिद्धांत। सुरक्षा मार्जिन की अवधारणा और विविधीकरण के सिद्धांत के बीच नजदीकी तार्किक संबंध है। दोनों एक दूसरे से सह संबंधित है। मार्जिन के निवेशक के पक्ष में होने पर भी प्रतिभूति बुरे परिणाम दे सकती है, क्योंकि मार्जिन केवल यही गारंटी देता है कि उसकी हानि से लाभ की संभावनाएं अधिक हों, न कि हानि को असंभव बनाए। लेकिन जब ऐसी प्रतिबद्धता की संख्या बढ़ने लगती है तब ये और सुनिश्चित हो जाता है कि लाभ का औसत हानि के औसत से ज्यादा रहेगा। यह बीमा अंडरराइटिंग व्यवसाय का सहज आधार है। विविधीकरण पारंपरिक निवेश का स्थापित सिद्धांत है। इसे सार्वभौमिक रूप से स्वीकार करके निवेशक वास्तव में अपनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के सिद्धांत की स्वीकार्यता को दर्शाता है, जिसमें विविधीकरण इसका साथी है। यह बिंदु रूलेट के अंकगणित का संदर्भ लेने से और ज्यादा शानदार हो सकता है। यदि एक व्यक्ति किसी एक नंबर पर $1 का दांव लगाए तो जीतने पर उसे $35 मिलेंगे, लेकिन संभावना 37 से 1 उसके हार जाने की है। उसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऋणात्मक है। इस मामले में विविधीकरण मूर्खता होगी। वो जितने ज्यादा नंबरों पर दांव खेलेगा उसके मुनाफे की संभावना उतनी ही कम होगी। यदि वो हर नंबर पर नियमित रूप से $1 का दांव लगाता रहे, जिसमें 0 से 00 शामिल है, तो उसके हर बार पहिया घूमने पर $2 गंवाना निश्चित है।
लेकिन मान लीजिए यदि विजेता को $35 की जगह $39 का मुनाफा मिले तो उसके पास छोटा लेकिन महत्वपूर्ण मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा। अतः वो जितने ज्यादा नंबरों पर दांव लगाएगा उसकी लाभ संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी तथा हर बार पहिया घूमने पर उसके 2 जीतना निश्चित है। बस उसे सभी नंबरों पर $1 का दांव लगाना होगा। प्रसंगवश यहाँ दिए 2 उदाहरण वास्तव में खिलाड़ी और 0 से 00 के साथ व्हील स्वामी की स्थितियों के बारे में बताते हैं। निवेश बनाम स्पेकुलेशन की कसौटी। चूंकि निवेश की कोई सर्व स्वीकार्य एक परिभाषा नहीं है, इसलिए सक्षम संस्था को इसे वो जैसा चाहे वैसा परिभाषित करने का अधिकार मिलता है। उनमें से बहुत से लोग इससे इनकार करते हैं कि निवेश और स्पेकुलेशन की अवधारणाओं के बीच कोई उपयोगी या विश्वसनीय अंतर होता है। हमारा मानना है कि यह संशयवाद अनावश्यक और हानिकारक है। ये इसलिए चोट पहुंचाने वाला भी है क्योंकि यह बहुत से लोगों को स्टॉक मार्केट स्पेकुलेशन के उत्साह और बाधाओं के प्रति सहज झुकाव के लिए प्रोत्साहित करता है। हमारा सुझाव है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी की अवधारणा का कसौटी के तौर पर उपयोग किया जा सकता है, जिससे निवेश क्रिया को स्पेकुलेशन से अलग कर सके। संभवतः अधिकांश स्पेकुलेटर्स को यकीन होता है कि वे जब भी दांव लगाएंगे बहुत सी चीजें उनके अनुकूल होंगी और इसलिए वे अपनी कार्यवाही में सुरक्षा मार्जिन का दावा करते हैं। सब लोग खुद महसूस कर सकते हैं कि समय कब उनकी खरीद के अनुकूल है, या उनका कौशल भीड़ से बेहतर होगा, या उसके सलाहकार या व्यवस्था विश्वसनीय है। लेकिन ऐसे सभी दावे अविश्वसनीय होते हैं। वे व्यक्तिपरक निर्णयों पर निर्भर होते हैं, लेकिन जिनकी कोई प्रामाणिक पैरवी या तार्किक रूप से निर्णयात्मक रेखा नहीं है। हमें पूरा संदेह है कि बाजार के चढ़ने या गिरने के नजरिए से पैसे दांव पर लगाने वाला व्यक्ति किसी भी तरह से मार्जिन ऑफ सेफ्टी द्वारा सुरक्षित हो सकता है। इसके विपरीत निवेशक की मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवधारणा, जो इस अध्याय में पहले विकसित की गई सांख्यिकी डेटा के सरल और सुनिश्चित गणितीय तर्कों पर आधारित है। साथ ही हमारा मानना है कि इसे व्यवहारिक निवेश अनुभव का भी भरपूर सहारा है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये बुनियादी मात्रात्मक पद्धति भविष्य की अज्ञात परिस्थितियों में भी अनुकूल परिणाम दर्शाती रहेगी, लेकिन वैसे इस वजह से निराश होने का भी कोई उपयुक्त कारण नहीं है। इसलिए कुल मिलाकर हमारा कहना है कि वास्तविक निवेश के लिए वास्तविक मार्जिन ऑफ सेफ्टी होना जरूरी है, और वास्तविक मार्जिन ऑफ सेफ्टी वही है जिसे आंकड़ों, ठोस कारणों और वास्तविक अनुभव वाली संस्था के संदर्भ में दर्शाया जा सके। निवेश की अवधारणा का विस्तार। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के सिद्धांत पर अपनी चर्चा को पूरा करने के लिए हमें पारंपरिक और गैर पारंपरिक निवेशों के बीच और भेद समझने होंगे। पारंपरिक निवेश आम पोर्टफोलियो के लिए उचित होते हैं। इस शीर्षक के तहत हमेशा अमेरिकी सरकार के इशू, हाई ग्रेड इशू, डिविडेंड भुगतान वाले साधारण शेयर आते हैं। हमने उनके लिए राज्य और म्यूनिसिपल बॉन्ड्स को जोड़ा है, जिन्हें इसके टैक्स छूट कारक से पर्याप्त फायदा होता है। इसके साथ ही प्रथम श्रेणी के कॉरपोरेट बॉन्ड भी शामिल हैं, जिन्हें फिलहाल यूनाइटेड स्टेट सेविंग बॉन्ड से पर्याप्त अधिक यील्ड के लिए खरीदा जा सकता है। गैर पारंपरिक निवेश वे हैं जो केवल उद्यमशील निवेशक के लिए उचित होते हैं। इसमें काफी सारे आते हैं। सबसे बड़ा वर्ग सेकेंडरी कंपनियों के अंडर वैल्यू साधारण शेयरों का है, जिनकी हम तब खरीद की अनुशंसा करते हैं जब इन्हें इनके निर्दिष्ट मूल्यों से 2/3 या कम पर खरीदा जा सके। इसके अलावा अक्सर मध्यम ग्रेड कॉरपोरेट बॉन्ड्स या प्रेफर्ड स्टॉक के विस्तृत विकल्प भी हैं, जब वे इतने कम भाव पर बिक रहे हों जो इनके प्रकट मूल्य में काफी छूट पर मिलते हों। ऐसे मामलों में औसत निवेशक ऐसी प्रतिभूतियों को स्पेकुलेटिव कहता है, क्योंकि उनके मन में इसकी प्रथम श्रेणी गुणवत्ता की कमी निवेश पात्रता की कमी का पर्याय होती है। हमारा तर्क है कि काफी कम भाव होना औसत गुणवत्ता वाली प्रतिभूति को ठोस निवेश संभावना में बदल सकता है, बशर्ते खरीदार जानकार और अनुभवी हो और वो उचित विविधीकरण भी करता हो। क्योंकि यदि भाव इतने कम हों कि पर्याप्त मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रदान करें, तो प्रतिभूति हमारे निवेश पैमाने पर खरी उतरती है। इसके पक्ष में हमारा पसंदीदा उदाहरण रियल एस्टेट बॉन्ड क्षेत्र से लिया गया है। 1920 के दशक में कई बिलियन डॉलर कीमत के ऐसे इशू समतुल्य भाव पर ठोस निवेश की विस्तारित अनुशंसा के साथ बेचे गए। इनमें बड़ी मात्रा में कर्ज पर मार्जिन ऑफ वैल्यू इतना कम था कि इस तथ्य ने इन्हें अत्यधिक स्पेकुलेटिव बना दिया था। 1930 के दशक की मंदी में ऐसे बॉन्ड्स बड़ी मात्रा में ब्याज भुगतान से चूक गए और इनके भाव गिर गए। कुछ मामलों में तो ये डॉलर के 10 सेंट से भी कम थे।
जिन परामर्शदाताओं ने इन्हें समतुल्य भाव पर सुरक्षित निवेश बताया था, वे अब इस स्तर पर इन्हें सबसे स्पेकुलेटिव और अनाकर्षक प्रकार का सौदा बताकर खारिज कर रहे थे। लेकिन 90% की भाव कटौती ने इनमें से अनेक प्रतिभूतियों को अत्यधिक आकर्षक और तुलनात्मक रूप से सुरक्षित बना दिया था, जब इनके पीछे का वास्तविक मूल्य बाजार की बोली से 4 या 5 गुना ज्यादा था। इन बॉन्ड्स की खरीद का परिणाम वस्तुतः वैसा ही हुआ जिसे आमतौर पर बड़ा स्पेकुलेटिव मुनाफा कहते हैं। लेकिन इस तथ्य ने कम भाव पर इनकी वास्तविक निवेश गुणवत्ता को नहीं रोका। स्पेकुलेटिव मुनाफा उस खरीदार का पुरस्कार होता है जिसने इतनी असाधारण चतुराई से निवेश किया। इन्हें निवेश अवसर कहना सही होगा, क्योंकि सावधानी से किया गया विश्लेषण दर्शा देता है कि कीमत पर अधिक मूल्य का अंतर बड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। इस तरह अच्छे वातावरण निवेश का ये वर्ग, जिसके बारे में हमने ऊपर बताया है, भोले भाले निवेशकों के लिए गंभीर नुकसान का बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन सुविज्ञ ऑपरेटर के लिए वे ठोस लाभ के ऐसे अवसर हो सकते हैं जिन्हें बाद में वो काफी हद तक उसके खुद के भाव पर खरीदेगा। विशेष परिस्थितियों का संपूर्ण क्षेत्र निवेश परिचालन की हमारी परिभाषा में आ जाता है, क्योंकि खरीदारी को पूर्ण विश्लेषण द्वारा हमेशा प्रतिपादित किया जा सकता है, जो किए गए भुगतान से ज्यादा बड़ी प्राप्ति का वादा करते हैं। पुनः हर व्यक्तिगत मामले में जोखिम के कारक रहते हैं, लेकिन इन्हें गणनाओं में शामिल कर लिया जाता है और ये विविधीकृत परिचालन के समस्त परिणामों में अवशोषित होते हैं। इस चर्चा को तार्किक चरम पर पहुंचाने के लिए हम सुझाव दे सकते हैं कि रक्षात्मक निवेश कार्य इस तरह किया जाए कि ऐसे अमूर्त मूल्यों को खरीदा जाए जो उस समूह का प्रतिनिधित्व करते हों जिसमें साधारण शेयर ऑप्शन वारंट्स ऐतिहासिक रूप से न्यून भाव पर बिक रहे हों। ये उदाहरण कुछ हद तक हैरान कर देने वाला हो सकता है। इन वारंट्स का संपूर्ण मूल्य इस संभावना पर आधारित होता है कि इससे संबंधित स्टॉक शायद किसी दिन ऑप्शन भाव से ऊपर चढ़ जाएंगे। इस वक्त उनका प्रयोज्य मूल्य नहीं है, फिर भी चूंकि सभी निवेश भविष्य की तार्किक उम्मीदों पर टिके होते हैं, इसलिए उचित होगा कि इन वारंटों को गणितीय अवसर के तौर पर देखें कि भविष्य में किसी तेजी के बाजार में इनके निर्दिष्ट मूल्यों और भावों में बड़ी वृद्धि होगी। ऐसे अध्ययन से शायद ये निष्कर्ष निकाला जा सकेगा कि ऐसे कार्यों में पाने के लिए ज्यादा होता है बजाय खोने के, तथा ऐसे अधिकतम लाभ के अवसर अधिकतम हानि से कहीं बेहतर होते हैं। ऐसा होने पर इस अनाकर्षक प्रतिभूति प्रारूप में भी सुरक्षा मार्जिन मौजूद होगा। पर्याप्त रूप से उद्यमशील निवेशक तब अपने गैर परंपरागत निवेश विविधतापूर्ण संग्रह में ऑप्शन वारंट परिचालन को भी शामिल कर सकता है। संक्षेप में, निवेश तब सबसे बुद्धिमत्तापूर्ण होता है जब यह अधिकतम कारोबार प्रतिरूपी हो। ये देखना अद्भुत है कि कितने सारे सक्षम व्यवसायी वॉल स्ट्रीट में उन ठोस सिद्धांतों को पूरी तरह धता बताते हुए काम करने का प्रयास करते हैं जिनसे उन्होंने खुद अपने कारोबार में सफलता हासिल की है। फिर भी हर कॉरपोरेट प्रतिभूति को देखने का सबसे अच्छा तरीका है उदाहरण के लिए उसे स्वामित्व के हित या उसके खिलाफ दावे या एक विशिष्ट व्यापार उद्यम के तौर पर परखें, और यदि व्यक्ति प्रतिभूति के क्रय विक्रय से मुनाफा कमा सके तो वो एक विशिष्ट कारोबारी उपक्रम की शुरुआत कर रहा है, और यदि इसमें सफलता का अवसर चाहिए तो इसमें स्वीकार्य कारोबारी सिद्धांतों के अनुसार चलना चाहिए। इन सिद्धांतों में सबसे प्रथम और प्रत्यक्ष है, जानो कि तुम क्या कर रहे हो, अपने कारोबार को जानो। निवेशकों के लिए इसका मतलब है प्रतिभूतियों से कारोबारी मुनाफा निकालने का प्रयास न करें, अर्थात समान ब्याज और डिविडेंड आय से अधिक रिटर्न, जब तक आप प्रतिभूति मूल्य को भली भांति ना जानते हो। जैसे आपके लिए जिस वस्तु का निर्माण या सौदा करते हैं उसे जानना आवश्यक होता है। दूसरा कारोबारी सिद्धांत, किसी दूसरे को अपना कारोबार ना चलाने दें जब तक नंबर 1 आप पूरी सावधानी और बोध के साथ उसके प्रदर्शन की निगरानी ना कर सकें, या नंबर 2 आपके पास उसकी निष्ठा और क्षमता में भरोसा रखने के असाधारण रूप से ठोस कारण ना हो। निवेशक को इस नियम में वो परिस्थितियां तय करनी होती हैं जिनके तहत वो किसी दूसरे को अनुमति देता है कि उसके धन के साथ क्या करे। तीसरा कारोबारी सिद्धांत, कोई भी ऐसा काम ना करें, अर्थात किसी वस्तु का निर्माण या ट्रेडिंग, जब तक कोई विश्वसनीय गणना ना दिखा दे कि इससे उचित मुनाफे की संभावना है। विशेषतः ऐसे उपक्रमों से दूर रहें जिनमें आपको फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो। उद्यमशील निवेशक के लिए इसका मतलब हुआ कि मुनाफे के लिए उसके कार्य आशावाद पर नहीं बल्कि गणित पर आधारित होने चाहिए।
हर निवेशक के लिए इसका यही मतलब है कि जब वो अपने रिटर्न को छोटे आंकड़ों तक सीमित रखता है, पहले की तरह कम से कम पारंपरिक बॉन्ड या प्रेफर्ड स्टॉक में, तो उसे अवश्य ही ऐसे विश्वसनीय प्रमाणों की मांग करनी चाहिए कि वो अपनी पूंजी पर बहुत बड़ा जोखिम नहीं ले रहा है। चौथा कारोबारी नियम अधिक सकारात्मक है। अपने ज्ञान और अनुभव पर हिम्मत रखें। यदि आपने तथ्यों द्वारा कोई निष्कर्ष निकाला है और यदि आप जानते हैं कि आपका फैसला ठोस है, तो उस पर काम करें। भले ही लोग झिझकें या अलग राय रखते हों, आप सिर्फ इसलिए सही या गलत नहीं हो जाते कि भीड़ आपसे असहमत है। आप ठीक हैं क्योंकि आपका डेटा और कारण ठीक है। इसी तरह प्रतिभूतियों की दुनिया में पर्याप्त ज्ञान और परीक्षित फैसले हाथ में होने के बाद साहस ही सर्वोच्च गुण रह जाता है। सौभाग्य से पारंपरिक निवेशक की सफलता के लिए ये किसी भी तरह आवश्यक नहीं है कि वो इन गुणों को अपने कार्यक्रम में शामिल करे, बशर्ते वो अपनी महत्वाकांक्षा को अपनी क्षमता तक सीमित रखे और अपनी गतिविधियों को रक्षात्मक निवेशक के मानकों के सुरक्षित और संकीर्ण मार्ग के भीतर रखे। संतोषप्रद निवेश परिणाम हासिल करना उससे ज्यादा आसान है जितना लोगों को एहसास है, वहीं शानदार परिणाम पाना उससे कठिन है जितना वो दिखता है। अध्याय 20 पर टिप्पणी। द एक्स फाइल्स में एजेंट फॉक्स मडलर कहते हैं, अनंत संभावनाओं के ब्रह्मांड में अगर हम अप्रत्याशित का अनुमान लगाने में विफल रहते हैं या अप्रत्याशित की उम्मीद करते हैं, तो हम किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु की दया पर होंगे जिसे कार्यक्रमबद्ध, वर्गीकृत या सहज संदर्भित नहीं किया जा सकता। पहली बात, गंवाएं नहीं। जोखिम क्या है? आपको इसके अनेक जवाब मिल सकते हैं, जो इस पर निर्भर होगा कि आप ये किससे और कब पूछ रहे हैं। 1999 में जोखिम का मतलब धन गंवाना नहीं था, इसका मतलब किसी दूसरे से धन कमाना था। बहुत से ऐसे लोगों को डर था कि बारबेक्यू के दौरान कोई ऐसा व्यक्ति ना मिल जाए जो .com स्टॉक्स में डे ट्रेडिंग से उससे ज्यादा तेजी से धनवान हो रहा हो। तब अचानक ही 2003 का जोखिम याद आया, जिसका मतलब था कि शेयर बाजार शायद तब तक गिरता रहेगा जब तक आपकी उस संपत्ति का नामो निशान समाप्त ना हो जाए जो आपके पास अभी भी बची है। जहां इसका मतलब लगभग उतना ही अस्थिर और अधीर होना है जैसा वित्त बाजार खुद है, वहीं जोखिम के कुछ गहन और स्थायी लक्षण होते हैं। जो लोग सबसे बड़ा दांव खेलते हैं और तेजी के बाजार में सबसे बड़ा लाभ कमाते हैं, वे लगभग हमेशा वही होते हैं जिन्हें मंदी के बाजार में सबसे बुरी चोट लगती है, जो इसके बाद अनिवार्य रूप से आती है। सही निकलने पर स्पेकुलेटर और जोखिम लेने को उत्सुक होते हैं, क्योंकि उनका आत्मविश्वास उफान पर होता है। और एक बार जब आप धन गंवा बैठते हैं, तब आपको आप पहले जहां थे वहां पहुंचने के लिए और जोर लगाना पड़ता है, बिल्कुल रेस ट्रैक या कैसीनो के जुआरी की तरह, जो हर हार के बाद निराशा में दांव दोगुना कर देता है। यदि आप अत्यधिक सौभाग्यशाली ना हो तो ये विपत्ति का सामान है। कोई हैरानी नहीं कि अपने लंबे करियर में उन्होंने जो सीखा, जब उनसे उसे सार रूप में बताने को कहा गया कि समृद्ध कैसे हों, तो वर्थहाइम एंड कंपनी के दिग्गज फाइनेंसर जेके क्लिंगनस्टाइन का आसान जवाब था, गंवाना मत। कल्पना कीजिए कि आपको ऐसा स्टॉक मिल जाता है जो आपको लगता है कि एक वर्ष में 10% बढ़ सकता है, भले ही बाजार प्रति वर्ष केवल 5% बढ़े। दुर्भाग्य से आप इतने उत्साह में थे कि आपने बहुत अधिक भाव चुका दिया और पहले ही वर्ष में शेयर का मूल्य 50% गिर गया। यहाँ तक कि जो स्टॉक बाजार के रिटर्न से 2 गुना कमा रहा हो, तो भी आपको बाजार के आगे निकलने में 16 वर्ष से ज्यादा लग जाएंगे, बस इसलिए क्योंकि आपने बहुत ज्यादा भुगतान किया है और शुरुआत से ही गंवाया बहुत है। कुछ धन गंवाना निवेश का अपरिहार्य हिस्सा है और इससे बचने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने के लिए आप पर यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि आप अपना अधिकतर या सारा धन ना गंवा बैठे। धन की हिंदू देवी लक्ष्मी को अक्सर चलने के लिए तैयार दिखाया जाता है, जो पलक झपकते ही चली जाएंगी। उन्हें लाक्षणिक रूप से स्थिर रखने के लिए कुछ लक्ष्मी भक्त उनकी मूर्ति को कपड़े की पट्टियों से ढककर या पैरों को भूमि में स्थिर करके रखते हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के लिए ग्राहम का मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी यही काम करता है। किसी भी निवेश के लिए आप बहुत अधिक भुगतान करने से इनकार करके आप उन संभावनाओं को घटा देते हैं जिनसे आपका धन लुप्त हो सकता है या अचानक नष्ट हो सकता है। विचार करें, दिसंबर 1999 में समाप्त चौथी तिमाही के बाद फाइबर ऑप्टिक कंपनी JDS यूनिफेस कॉरपोरेशन ने $673 मिलियन की शुद्ध बिक्री की थी, जिसमें उन्हें $313 मिलियन का नुकसान हुआ।
इसकी मूर्त आस्तियां कुल 1.5 बिलियन डॉलर की थीं। फिर भी 7 मार्च 2000 को जेडीएस यूनिफेज का स्टॉक $153 प्रति शेयर को छू गया, जिससे कंपनी का कुल बाजार मूल्य मोटे तौर पर $143 बिलियन का हो गया। और तब ज्यादातर नवयुगीन स्टॉक्स की तरह ये भी क्रैश हुए। जिसने भी उस दिन इसे खरीदा होगा और इससे चिपका रहा होगा तो 2002 के अंत में उसकी स्थिति ये रही होगी। यदि आपने जेडीएस यूनिफेज को 7 मार्च 2000 में $153.421 के शीर्ष भाव पर खरीदा होगा और इसे वर्षांत 2002 तक अपने पास रखा होगा, जब ये $2.47 पर बंद हुआ, तो आपको अपने खरीद भाव पर वापस पहुंचने में विभिन्न वार्षिक औसत रिटर्न दरों पर कितना वक्त लगेगा? ठोस 10% वार्षिक रिटर्न दर होने पर भी इस ओवर प्राइस खरीद की भरपाई में 43 साल से ज्यादा लग सकते हैं। जोखिम हमारे स्टॉक्स में नहीं बल्कि खुद हम में है। जोखिम का आयाम कहीं और होता है, खुद आप में। यदि आप ज्यादा अनुमान लगाते हैं कि आप वास्तव में किसी निवेश को कितनी अच्छी तरह समझते हैं या कीमतों में अस्थायी गिरावट से बाहर निकलने की अपनी क्षमता को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या है या बाजार कैसा है। अंत में वित्तीय जोखिम इसमें नहीं होता कि आपके निवेश कैसे हैं, बल्कि इसमें होता है कि आप किस तरह के निवेशक हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि वास्तव में कैसे जोखिम होते हैं, तो सबसे नजदीकी बाथरूम में जाएं और शीशे के सामने खड़े हो जाएं। यही जोखिम है, शीशे में अपने आप को देखना। जब आप शीशे में अपने आप को देखते हैं तो आपको क्या दिखता है? नोबेल पुरस्कार विजेता मनोवैज्ञानिक डैनियल कॉनेमन 2 कारकों का खुलासा करते हैं जो अच्छे निर्णयों को प्रतिबिंबित करते हैं। नंबर 1, सुसमायोजित आत्मविश्वास। क्या मैं इस निवेश को उतनी अच्छी तरह समझता हूं जितना मुझे लगता है? नंबर 2, शुद्ध अनुमानित पछतावा। यदि मेरा विश्लेषण गलत रहा तो मेरी क्या प्रतिक्रिया होगी? आपका आत्मविश्वास सुसमायोजित है या नहीं, ये जानने के लिए शीशे में अपने को देखें और पूछें, मेरे विश्लेषण के सही होने की कितनी संभावना है? और इन सब सवालों पर सावधानी से विचार करें। मुझे कितना अनुभव है? अतीत में ऐसे ही निर्णय लेने में मेरा ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है? अतीत में ऐसा ही करने का प्रयास करने वाले अन्य लोगों का विशिष्ट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा? मैं खरीद रहा हूं तो कोई दूसरा बेच रहा है। कितनी संभावना है कि मुझे वो पता है जो उस व्यक्ति या कंपनी को नहीं पता? मैं बेच रहा हूं तो कोई दूसरा खरीद रहा है। कितनी संभावना है कि मुझे वो पता है जो उस व्यक्ति या कंपनी को नहीं पता? क्या मैंने गणना कर ली है कि ये निवेश कितना बढ़े जिससे टैक्स और ट्रेडिंग की लागत निकालने के बाद सकारात्मक रिटर्न मिल सके? तत्पश्चात शीशे में देखें और तलाशें कि क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने पछतावों का सही अनुमान लगा सकते हैं। ये पूछकर शुरुआत करें, क्या मुझे पता है कि मेरा विश्लेषण गलत निकलने पर क्या हो सकता है? इस सवाल का इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जवाब दें। यदि मैं सही हूं तो काफी पैसा कमाऊंगा, लेकिन मैं गलत हूं तो क्या होगा? ऐसे समान निवेशों के ऐतिहासिक प्रदर्शन के आधार पर मैं कितना गंवा सकता हूं? क्या मेरे पास अन्य निवेश हैं जो इस निर्णय के गलत होने पर मुझे निकाल ले जाएंगे? क्या मेरे पास पहले ही ऐसे स्टॉक, बॉन्ड्स या फंड्स हैं जिनका तब आगे बढ़ने का साबित हो चुका रिकॉर्ड है जब मैं जिस तरह का निवेश सोच रहा हूं वो नीचे चला जाता है? क्या इस नए निवेश से मेरा काफी अधिक धन जोखिम में होगा? जब मैं खुद से कहता हूं तुम में जोखिम लेने की अधिक क्षमता है, तो मुझे ये कैसे ज्ञात हुआ? क्या मैंने कभी किसी निवेश में काफी धन गंवाया है? ये कैसे महसूस हुआ? क्या मैंने और खरीदा या मैं उससे बाहर निकला? क्या मैं गलत समय पर घबराहट से बचाव के लिए केवल अपनी इच्छा शक्ति के भरोसे हूं, या मैंने विविधीकरण, निवेश अनुबंध हस्ताक्षर और डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग से पहले ही व्यवहार को नियंत्रित कर लिया है? आपको हमेशा याद रखना चाहिए, मनोवैज्ञानिक पॉल स्लोविक के शब्दों में, जोखिम 2 तत्वों के मिश्रण का डोज होता है, संभावनाएं और परिणाम। निवेश से पहले आपके लिए सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपने अपने सही होने की संभावना का वास्तविक आकलन किया है तथा गलत होने के परिणाम पर आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे। पास्कल की बाजी। निवेश दार्शनिक पीटर बर्नस्टीन के पास इसे सार रूप से बताने का अलग तरीका है। वे बीते समय में महान फ्रांसीसी गणितज्ञ और धर्मशास्त्री ब्लेस पास्कल तक पहुंचते हैं, जिन्होंने एक वैचारिक प्रयोग का सृजन किया जिसमें अनीश्वरवादी को दांव लगाना पड़ता था कि ईश्वर है या नहीं। इस बाजी में व्यक्ति को इस जीवन में अपने आचरण की पूंजी लगानी होती थी। इस जुए में भुगतान अंततः मृत्यु के बाद उसकी आत्मा के भाग्य में होता है।
पास्कल कहते हैं, इस बाजी में कारण द्वारा निर्णय नहीं हो सकता कि ईश्वर है या नहीं। ईश्वर हो भी सकते हैं और नहीं भी, और केवल आस्था न कि कारण इस सवाल का जवाब दे सकता है। लेकिन जहां पास्कल की बाजी में संभावनाएं दो विकल्पों के बीच होती हैं, वहीं परिणाम पूरी तरह साफ और पूर्णतः सुनिश्चित होते हैं, जैसा कि बर्नस्टीन बताते हैं। मान लीजिए आप ईश्वर के होने को मानकर व्यवहार करते हैं और आप भलाई और संयम का जीवन जीते हैं, जबकि कोई ईश्वर नहीं है। आप जीवन में भलाई करते हैं, लेकिन इसके पुरस्कार भी मिलते हैं। अब मान लीजिए आप ऐसे व्यवहार करते हैं कि ईश्वर नहीं है और पाप, स्वार्थ और लिप्सा का जीवन जीते हैं, जबकि ईश्वर है। आप अपने संक्षिप्त जीवन के दौरान तुलनात्मक रूप से काफी मनोविनोद और रोमांच से जीते हैं, लेकिन जब फैसले का दिन आएगा तब आप बड़ी परेशानी में होंगे। बर्नस्टीन का निष्कर्ष, अनिश्चितता की स्थिति में निर्णय लेने में परिणामों की संभावनाओं पर हावी होना चाहिए। हम भविष्य को कभी नहीं जान सकते, लेकिन जैसा कि ग्राहम ने इस पुस्तक के हर अध्याय में आपको याद दिलाया है कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को सिर्फ सही विश्लेषण करने तक केंद्रित नहीं रहना चाहिए। आपको अपना विश्लेषण गलत निकलने पर, जो कि सर्वोत्तम विश्लेषण में कभी कभार हो जाता है, नुकसान से बचाव भी सुनिश्चित करना है। अपने निवेश जीवन काल में आपसे कम से कम एक गलती होने की संभावना लगभग 100% है, और वे संभावनाएं आपके नियंत्रण से पूर्णतः बाहर होंगी। फिर भी आपका गलत होने के परिणामों पर नियंत्रण होता है। अनेक निवेशकों ने 1999 में मुख्य रूप से अपना सारा धन .com स्टॉक्स में लगा दिया। 1999 में मनी मैगजीन के 1338 अमेरिकियों पर किए गए ऑनलाइन सर्वे में पाया गया कि उनमें से लगभग 10वें भाग जितने निवेशकों ने अपना कम से कम 85% धन इंटरनेट स्टॉक्स में लगाया था। ग्राहम के मार्जिन ऑफ सेफ्टी के आग्रह को अनसुना करते हुए इन लोगों ने पास्कल की बाजी में गलत रास्ता अपना लिया। उन्हें सही होने की संभावनाएं पता थीं, इसीलिए उन्होंने गलत होने के परिणामों के खिलाफ खुद की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया। केवल अपनी होल्डिंग को विविधीकृत रखकर और मिस्टर मार्केट की नवीनतम मूर्खतापूर्ण फैशन पर पैसा फेंकने से इनकार करके आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी गलतियों के परिणाम आपके लिए विनाशकारी ना हो। मिस्टर मार्केट आपके साथ जैसा भी व्यवहार करें, आपको हमेशा पूरे विश्वास के साथ यही कहना है, और ये भी बीत जाएगा। उपसंहार, हम ऐसे दो साझेदारों को अच्छी तरह जानते हैं जिन्होंने अपने जीवन का काफी हिस्सा वॉल स्ट्रीट में अपने और अन्य लोगों के धन को संभालने में बिताया। कुछ कठोर अनुभवों ने उन्हें सिखाया कि दुनिया भर का धन कमा लेने का प्रयास करने से बेहतर है कि सुरक्षित और सावधान रहें। उन्होंने प्रतिभूति कार्यों के लिए एक विशिष्ट पद्धति स्थापित की, जिनमें ठोस मूल्यों के साथ अच्छी लाभ संभावनाएं भी थीं। वे ऐसी हर चीज से बचते थे जो ओवर प्राइस प्रतीत होती थी, और उस इशू को फौरन बेच देते थे जो इस हद तक बढ़ गया हो जिस पर वे उनके लिए आकर्षक न रहा हो। उनका पोर्टफोलियो हमेशा सुविविधीकृत रहता था, जिसमें 100 से भी अधिक विभिन्न इशू शामिल रहते थे। इस तरह वे सामान्य बाजार में अनेक वर्षों तक विभिन्न उतार चढ़ावों में काफी अच्छी तरह काम करते रहे। उनका औसतन कई मिलियन की पूंजी पर लगभग 20% प्रतिवर्ष था, जिसका प्रबंधन उन्होंने स्वीकार किया था, और उनके क्लाइंट्स भी परिणामों से खुश थे। जिस वर्ष इस पुस्तक का पहला संस्करण आया, उसी वर्ष इस साझेदारी फंड को एक तरक्की करते उद्यम में आधी हिस्सेदारी खरीदने के प्रस्ताव का अवसर मिल गया। किसी कारण उस वक्त वो उद्योग वॉल स्ट्रीट को नहीं लुभा सका था, और बहुत से बड़े हाउस उस सौदे से इनकार कर चुके थे। लेकिन इस जोड़ी को कंपनी की संभावनाओं ने आकर्षित किया। निर्णायक बात यह रही कि इसकी कीमत वर्तमान आय और आस्ति मूल्य के संबंध में मध्यम थी। इन साझेदारों ने अधिग्रहण किया, जिसमें इनके डॉलर फंड का 20% हिस्सा चला गया। वे इस नए कारोबारी हित के साथ घनिष्ठता से पहचाने गए जो समृद्ध हुआ, बल्कि ये इतना अच्छा रहा कि इसके शेयर आधे हित के लिए भुगतान की कुल कीमत से 200 गुना या अधिक तक बढ़ गए। लेकिन इतनी अधिक बढ़ोतरी ने मुनाफे की वास्तविक ग्रोथ को पीछे छोड़ दिया, और लगभग शुरुआत से ही साझेदारों के अपने निवेश पैमाने पर भी बोली बहुत ऊंची प्रतीत होती थी। लेकिन चूंकि वे कंपनी को पारिवारिक कारोबार जैसा मानते थे, इसलिए उन्होंने शानदार भाव वृद्धि के बावजूद बड़ी संख्या में शेयरों का स्वामित्व अपने पास ही रखा। इनके फंड के ज्यादातर भागीदारों ने भी यही किया।
और वे इस एक उपक्रम में निवेश बनाए रखने और बाद में सहयोगी कंपनियों में होल्डिंग से करोड़पति बन गए। विडंबनात्मक रूप से सिर्फ इस एक निवेश फैसले से प्राप्त औसत मुनाफा इन भागीदारों के विशेषज्ञता क्षेत्र में बीते 20 वर्षों के व्यापक कार्य व्यवहार द्वारा प्राप्त राशि से ज्यादा था, जिसमें अत्यधिक अनुसंधान, अनंत मंथन और अनगिनत व्यक्तिगत फैसले शामिल रहते थे। क्या मूल्य की इस कहानी में इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के लिए कोई सीख है? जाहिर है, एक तो ये कि वॉल स्ट्रीट में धन कमाने और इसे अपने पास बनाए रखने के और भी कई रास्ते हैं। इसके अतिरिक्त जो अप्रकट है वो ये कि क्या वो भाग्यशाली अवसर था या एक अत्यधिक चतुराई भरा फैसला? क्या हम इनमें फर्क बता सकते हैं? इसमें यात्रा करने वाले के पूरे जीवन के प्रयासों को गिना जाएगा, लेकिन भाग्य या निर्णायक फैसलों के पीछे निश्चित ही प्राय तैयारी और अनुशासनात्मक क्षमता की पृष्ठभूमि होती है। व्यक्ति को पर्याप्त रूप से स्थापित और जाना पहचाना होना चाहिए ताकि ये अवसर खास तौर पर उसका द्वार खटखटाएं। व्यक्ति के पास वो साधन, विवेक और साहस होना चाहिए कि वो उनसे लाभ ले सके। निश्चित ही हम उन सभी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स के लिए इसके समान शानदार अनुभवों का वादा नहीं कर सकते जो वर्षों विवेकपूर्ण और सावधान दोनों रहे हैं। हम यहाँ समापन जे रस्कोब के उस आदर्श वाक्य से नहीं करेंगे जिस पर हमने आरंभ में परिहास किया था और जो ये था, सब धनवान हो सकते हैं, लेकिन वित्तीय परिदृश्य में विपुल दिलचस्प संभावनाएं हैं तथा बुद्धिमान और उद्यमशील निवेशक को इस 3 रिंग वाले सर्कस में आनंद और लाभ दोनों प्राप्त करने लायक होना चाहिए। यहाँ जोश खरोश की गारंटी है। उपसंहार पर टिप्पणी। सफल निवेश का मतलब जोखिम का प्रबंधन है, ना कि उससे बचना। पहली नजर में जब आपको एहसास होता है कि ग्राहम ने अपना 25% फंड एक ही स्टॉक में लगा दिया था, तो आपने सोचा होगा कि वो अपने निवेशक के धन पर बेतहाशा जुआ खेल रहे थे। लेकिन तभी जब आपको पता चलता है कि ग्राहम ने बड़ी मेहनत से स्थापित किया कि वो GEICO का परिसमापन कम से कम उतने पर कर सकते थे जितना उन्होंने भुगतान किया था, तो ये साफ हो जाता है कि ग्राहम ने बहुत छोटा वित्तीय जोखिम लिया था। लेकिन ऐसे अज्ञात स्टॉक पर इतने बड़े दाम का मनोवैज्ञानिक जोखिम लेने के लिए उन्हें अत्यधिक साहस की जरूरत थी। और आज की मुख्य खबरें भयावह तथ्यों और अनसुलझे जोखिमों से भरी रहती हैं। 1990 के दशक के तेज बाजार की मौत, सुस्त आर्थिक ग्रोथ, कॉरपोरेट फ्रॉड, आतंकवाद और युद्ध की काली छाया। निवेशकों को अनिश्चितता पसंद नहीं होती। अब वित्तीय टीवी या आज के अखबार पर एक बाजार रणनीतिकार नजर गड़ाए रहता है, लेकिन निवेशकों को अनिश्चितता कभी भी पसंद नहीं थी। और फिर भी ये निवेश जगत की सबसे बुनियादी और स्थायी अवस्था है, हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी। अनिश्चितता और निवेश दोनों पर्यायवाची हैं। वास्तविक जगत में किसी को भी ऐसी क्षमता नहीं मिली कि वो देख सके कि कोई खास समय स्टॉक्स को खरीदने का सबसे अच्छा है। भविष्य में आस्था के बिना कोई कभी भी निवेश नहीं कर सकता। निवेशक बनने के लिए आपको बेहतर कल में यकीन होना ही चाहिए। निवेशकों में सबसे विद्वान ग्राहम को यूलिसिस की कहानी पसंद है, जो होमर, अल्फ्रेड टेनिसन और दांते ने कविताओं में सुनाई है। बड़ी उम्र में ग्राहम को दांते की इन्फर्नो का वो दृश्य याद था जहां यूलिसिस अपने नाविक दल को अज्ञात जल के पश्चिम की तरफ हरक्युलिस के द्वार के पार जाने को प्रेरित करता है। वो कहता है, मेरे भाइयों, जो सैकड़ों हजारों खतरे उठाते हुए पश्चिम पहुंचे, इस छोटी सी सजग सतर्कता में जो हमारे होश में अब भी कायम है, हमें उस अनुभव से बचना नहीं जो उस निर्जन जगत में सूर्य के पार मौजूद है। उस बीज को याद करो जिससे तुम निकले हो। तुम जानवरों की तरह जीने को पैदा नहीं हुए, बल्कि ज्ञान और समझ की तलाश करो। इस छोटे व्याख्यान से मैंने अपने जहाजी साथियों को यात्रा के लिए इतना उत्साहित कर दिया कि वे रोके नहीं रुक सकते थे, और हमने सुबह के लिए अपना जहाज तैयार किया और अपनी पतवारों को जंगली पक्षी के पंख में बदल लिया। निवेश भी ऐसा ही एडवेंचर है। वित्तीय भविष्य हमेशा से अज्ञात जगत है। ग्राहम को अपना गाइड बनाने से आपकी निवेश यात्रा जीवन पर्यंत उतनी ही सुरक्षित और भरोसेमंद रहेगी जितनी साहसिक ये है।